मैं हूं आपका होस्ट रतन संभव एंड यू वाचिंग मैन्स लाइफ माय ईयर इन स्पोर्ट। आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है। इनकी लिस्ट ऑफ अवार्ड्स बहुत लंबी है, लेकिन थोड़ा सा ट्राई करने के लिए वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रोंज मेडल विनर, 3 times एशियन चैंपियन, कॉमनवेल्थ गोल्ड विनर एंड सिल्वर ओलंपिक मेडल, वी हैव मिस्टर रवि कुमार दहिया। रवि भाई, मैं आपको रवि भाई बुला सकता हूँ? डेफिनेटली। चलिए ठीक है। रवि भाई, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। बिल्कुल ठीक है, सब सही चल रहा है? हाँ बिल्कुल, सब कुशल मंगल। चलो बहुत बढ़िया। रवि भाई, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन इस बात पे है कि आपके गांव से एक्चुअली 2 अर्जुना अवार्डी, 3 ओलंपिक पार्टिसिपेंट्स निकले। ऐसा क्या हो रहा है सोनीपत में? कौन क्या खा रहा है? आप का कहना ठीक है वैसे, पर जो हरियाणा मतलब ये मानो कि हमारा गांव है या उस साइड की वो जो थोड़ा सा हम कह सकते हैं जो जगह है, तो वहाँ का जो थोड़ा खाना पीना है वो काफ़ी मतलब कह सकते हैं कि मतलब काफ़ी नेचुरल है और काफ़ी अच्छा है। और वहाँ का जो लोग हैं तकरीबन किसान आदमी है, तो काफ़ी हार्ड वर्क करना मतलब पसंद है उनको। तो इसी तरीके से निकल रहे हैं, तो खाना पीना भी अच्छा है और ये सब कह सकते हैं कि वो एक देसी देसी एकदम ही देसी। बिल्कुल। मेरा पहला क्वेश्चन इससे स्टार्ट होता है। आपका ये कुश्ती का सफर के बारे में मुझे बताइए, कब कहाँ कैसे स्टार्ट हुआ? तकरीबन 2005-06 की बात है। तो वैसे गांव में थे, तो पिताजी काफ़ी इंटरेस्ट रखते थे कि रेसलिंग के प्रति, क्योंकि मेरे अंकल हैं वो भी रेसलिंग में थे। अच्छा। तो पिताजी चाहते थे कि एक लड़का एक इस लेवल पे जाए जो मतलब सबसे ऊंचा हो, तो उनका काफ़ी इंटरेस्ट था कभी से ही। और किसान थे वो, तो खेत में जाते थे, वहाँ पे एक छोटा सा अखाड़ा भी था। तो जैसे छुट्टी होती कभी कई बार, जैसे स्कूल की छुट्टी होगी या फिर जैसे स्कूल से आए, तो उसके बाद माँ है दादी बोलते थे कि बेटा चल अपने पिताजी के लिए चाय ले जाए, दूध ले जाए। इस तरीके से जाना स्टार्ट हो गया। तो वहाँ पे गए कुछ दिन आराम से, तो खेलते मट्टी में ऐसे जैसे तालाब तो उसमें नहा लिया, वैसे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट था वो बढ़ता चला गया। और पिताजी काफ़ी रखते ही थे इंटरेस्ट, तो वैसे एक स्टार्टिंग हो गई थी। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा, फिर इस मोमेंट के बारे में बात करते हैं जहाँ पर ये दिमाग में आया कि अच्छा मुझे भी मेडल चाहिए, मुझे ये सीरियसली करना है, प्रोफेशनली करना है। ये सुशील कुमार का जब पहली बार 2008 में ओलंपिक्स में मेडल आया था, तो हमें तो पता भी नहीं था ओलंपिक्स क्या होते हैं, पर उस टाइम देखा उनका मतलब एक अलग ही माहौल था। क्योंकि हम तो उस दिन मैंने सिर्फ कुश्ती भी नहीं देखी, मैं तो सो रहा था। तो शाम को उठा, तो जब उठा वो ढोल बज रहे थे, तो लोगों का देखा इतना जश्न था, सब खुश थे, मिठाई बट रही थी। तो लगा यार ये एक अलग मोमेंट है, मतलब हमें भी एक इस तरीके से जाना चाहिए कि हम देश के लिए हम भी बड़े मेडल जीतेंगे कल, और देश पूरा मतलब खुशी मनाएगा। तो वही से एक स्टार्टिंग हो गई थी। ये तो इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ही ज़्यादा। अब जैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इस बारे में था कि आपका जो नाम है वो सबसे प्रचलित खिलाड़ियों में गिना जाता है, इंडिया के सबसे बेस्ट स्पोर्ट्समैन में गिना जाता है। ये फीलिंग आपको अंदाजा है इसके बारे में? और ये आपको पता है कि आप लोग इतना ज्यादा लोग आपकी तरफ इस तरह से देखते हैं? पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, पर ओलंपिक से पहले तो लोग बस जानते भी नहीं थे इतना, पर काफी उम्मीद थी मेरे से, मैं खुद से भी काफी उम्मीद रखता था। और जो रेसलिंग से जुड़े खिलाड़ी थे या कोचेज थे, तो उनको मतलब काफी भरोसा था कि ओलंपिक्स में मेडल जरूर आएगा। तो उस टाइम तक तो लोग नहीं जानते थे, पर उसके बाद अब थोड़ा थोड़ा लोग जानने लगे हैं। बस अब तो यही हो रहा है कि मतलब जा जाते हैं कुछ कोई ना कोई पहचान लेता है। आदत पड़ गई? हाँ थोड़ी थोड़ी। ठीक है। एक बार हम बात करते हैं 2017 के बारे में। 2017 में आपको एक इंजरी हुई और आप 1 साल तक नहीं खेल पाए, जो कि स्पोर्ट जो आपको इतना ज़्यादा पसंद है, आप बचपन से खेल रहे हैं। वो 1 साल में ऐसा क्या हुआ? और उसके बाद जो कमबैक था 2018 में, वो अमेजिंग कमबैक था। तो उसके बारे में बताइए, व्हाट वाज द जर्नी? ये 1 साल के अंदर मेंटली, फिजिकली, दिमाग में, बॉडीली कैसा क्या हुआ? वो ना 2015 की जो वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, तो मैं वहाँ पे खेला था ब्राजील में। तो वहाँ मेरा मेडल आया था, मैं सिल्वर मेडल मैंने जीता था। तो उस टाइम मेरे को इंजरी हो गई थी। अच्छा। तो मैं आया, तो उसके बाद काफ़ी मतलब 3-4 महीने लगे ठीक होने में। तो वो ठीक हुई। तो उसके बाद उंगली थी, वो उंगली में फ्रैक्चर हो गया। 1-2 महीने बाद वो ठीक हुई। उसके बाद फिर जैसे टाइफाइड हो गया, फिर वो ठीक हुआ। मतलब कंटिन्यू इंजरी से मतलब लगातार चलते रहे। ऐसा बीच में लगा नहीं आपको कि यार ये मैं ही क्यों, मेरे साथ क्यों हो रहा है? 1 साल तो बहुत ज़्यादा लंबा। देखो सोचने का टाइम नहीं होता क्योंकि वो पेरेंट्स भी हैं, तो डेली घर से आते भी हैं, तो वो ही बोलते थे कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई इंजरी है, एक मतलब ये एक लाइफ का हिस्सा है। आप कहीं भी ऊपर कभी नीचे होता रहता है, आप अपनी हार्ड वर्क करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, आगे रिजल्ट आपका जरूर आएगा। तो वो उन्होंने काफ़ी हौसला बढ़ाया। अब बात करते हैं साल 2021 की, द मेन ईयर। इस साल आपने ओलंपिक मेडल जीता, वो फीलिंग क्या थी?
वो काफ़ी एक अलग इमेजिंग थी, पर उस टाइम थोड़ा सा मैं भी खुद भी नर्वस था कि हम एक अच्छे टारगेट के साथ गए थे कि सोचा था कि देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है, क्योंकि सिल्वर ब्रोंज हमने जीते भी थे, तो यही था कि गोल्ड मेडल से उस टाइम थोड़ा सा ये था कि अगर गोल्ड हो जाता तो थोड़ा अच्छा होता। अगर मैं आपको चांस देता हूँ कि ऐसे समय का पहिया थोड़ा सा ऐसा पीछे ले जाए और हम उस बात करते हैं उस फाइनल के मोमेंट पे, अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो वो क्या चेंज करते हैं और क्यों? देखो फाइनल मूवमेंट पे तो कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है तो है, पर हाँ अगर होता तो ये कोविड का टाइम आया ना, उस टाइम थोड़े से हम बंद गए थे, क्योंकि इंडिया में काफी मतलब ये था कि अदर कंट्री थी तो काफी टूर्नामेंट भी खेल रहे थे आपस में, अच्छा ट्रेनिंग भी कर रहे थे, हम थोड़ा सा मतलब रुक गए थे, कुछ मतलब जो टूर्नामेंट थे वो जो खेल सकते थे वो नहीं खेलने पाए, उससे थोड़ा एक्सपीरियंस का हमारे को फर्क था। तो अब अगर हम बाउट में जाएंगे तो उसमें चेंज कुछ नहीं है, उसमें कुछ चेंज नहीं। हाँ ये भी सही है। अच्छा ठीक है, अब हम बात करते हैं अब की। आप अभी कैसे हैं इस बात को लेकर के? आप 15 महीने पहले मेडल जीता था। देखो वो तो जब ये जीता था उसके बाद जब ये हो गया था भाई ठीक अब जीत लिया, अब तो आगे है, क्योंकि देखो रेसलिंग में आप कभी भी रेस्ट नहीं कर सकते, सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि जब भी हमें ओलंपिक गेम्स में भी आए थे तो भी हम अपने घर पे नहीं गए थे, डायरेक्ट हम अपने सेंटर आ गए थे, तो हम कंटिन्यूसी पे आ गए थे कि देखो अभी स्टार्ट किया है, क्योंकि रेसलिंग में आप इतना टूर्नामेंट बढ़ चुका है कि डेली आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, डेली एक शेड्यूल से रहना पड़ेगा, तो उसी टाइम ये उतर गया था कि ये अब ओलंपिक मेडल था वो हो चुका है, अब आगे की तैयारी करते हैं। अच्छा तभी से एकदम ही क्लियर हो गया था? हाँ तकरीबन बिल्कुल आते ही। उस ना बाउट की बात करते हैं जिसपे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी टाइप हुई थी, ठीक है, तो अब मुझे इसके बारे में बताइए, जब मिस्टर न्यूजीलैंड ने आपको बाइट किया था तो आपको उस टाइम पे पता चला था जब आप इतने ज़्यादा बाउट में इंटर थे? नहीं उस टाइम कोई ज़्यादा पता नहीं चला, हाँ पर ये जरूर था कि काफ़ी जब कई 10-5-7 सेकंड एक ओल्ड पे हो गई थी, हाँ। तो ये लगा कि हाँ यार कुछ मतलब देखा मैंने, वो नजर पड़ी तो पता चला, वैसे नहीं पता चल रहा था। ये आपको क्या लगता है उसने टूथपेस्ट कौन सा इस्तेमाल किया होगा? वो तो भाई कोई कुछ नहीं ऐसे। ठीक है, अब बात करते हैं आज से 2 साल बाद की, पेरिस 2024। आपकी तैयारी कैसे चल रही है सर? देखो बिल्कुल काफ़ी अपनी तरफ से बेटर कर रहे हैं, पर अभी कॉमनवेल्थ गेम्स तो मैंने देश के लिए गोल्ड जीता, पर उसके बाद हमारा एक प्लान था कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में मतलब बहुत बेटर करके आए, पर इसमें मैं कोई मेडल नहीं मिला अब की बारी। तो देखो कई टूर्नामेंट होते हैं कि अच्छा करते हैं, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप नीचे आ जाते हैं, तो बस यही कह सकते हैं कि हर चीज़ परफेक्ट है और तकरीबन 2 साल हैं, तो कोशिश रहेगी जरूर देश के लिए गोल्ड मेडल जीता जाए। सर अब थोड़ा सा ऐसे फन टाइप में आ जाते हैं, आपका वीकली फिटनेस रूटीन टाइप क्या होता है? वो तो देखो सुबह हम तकरीबन 5 बजे उठ लेते हैं, तो 5:30 बजे हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद हम तकरीबन 8:30 बजे तक ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद रेस्ट, 4:30 बजे फिर से ट्रेनिंग, 4:30 मतलब 4:30 से लेकर हम तकरीबन 7-7:30 बज जाते हैं कई बार, उसके बाद फिर रेस्ट है, नहाना धोना है, फिर रात को फिर 11-10 बजे तकरीबन हम लेट जाते हैं। वो थोड़ा सा ये डिफरेंस तो पता ही चल गया ना, मैं तो 11 बजे उठता हूँ, मेरा ऑफिस 10 बजे स्टार्ट होता है तो तब भी बट ठीक है। आपका ये डाइट कैसी रहती है जब बाउट के होने से पहले से और करंटली 2 साल पहले? देखो जब टूर्नामेंट होता है तो उसके पास काफ़ी चीज़ें जो चेंज हो जाती है, उस टाइम आपका तकरीबन मीठा बंद हो जाता है, बिल्कुल ही बाउट से 2-3 दिन रह जाते हैं, वो तो उस टाइम तो वेट आपको बहुत ज़्यादा कम करना पड़ता है, उस टाइम बस आप ट्रेनिंग करो, खाना पीना तो बहुत थोड़ा सा बिल्कुल ना बराबर। तो एनर्जी पे इफेक्ट नहीं होता? तो देखो वो तो हर खिलाड़ी करता है वो, अच्छा। तो उस पर करना पड़ता है, क्योंकि ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है कि उस टाइम हम एडजस्ट कर लेते हैं। अब इतना ज़्यादा हैवी स्केड्यूल, इतनी हैवी डाइट और इतना प्रिसाइज डाइट पे ब्रेक भी तो चाहिए होगा, ब्रेक के लिए क्या करते हो? ब्रेक तो भैया बस यही रहता है कि अब तो फिलहाल, पहले तो हो जाता है ब्रेक, अब तो यही रहता है कि बस थोड़ा बस अपना जो सेंटर है उस पर जाकर थोड़ा बस रेस्ट मिल जाए जैसे मुंबई आ गए तो आप जैसे भाइयों के साथ मिल लिए, तो बस यही ब्रेक है। क्या बात है, क्या बात है। इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी पर्सनल ओपिनियन कि एक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया का है उसको हम और एक लेवल ऊपर कैसे ले जा सकते हैं? आप क्या कहेंगे? एक आप इंटरनल रहे हैं, आपको पता है अंदर क्या रहता है। जैसे जो ग्रास रूट है उस पर काम करना सबसे जरूरी है कि आप गांव से खिलाड़ियों को निकल के ले आए। अच्छा। और उसके बाद ना आप एक ऐसी जगह ट्रेनिंग हो जहाँ पे मतलब नेचुरलिटी ज़्यादा हो। अच्छा। हाँ वो एक सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इफेक्ट करेगा, क्योंकि अगर आप नेचुरल खाओगे, नेचुरल रहोगे, अच्छा वातावरण होगा तो आप ज़्यादा परफॉर्म कर पाओगे, वो सबसे जरूरी है। टूर्नामेंट सबसे जो जरूरी कहता हूँ मैं, सबसे ज़्यादा टूर्नामेंट है, क्योंकि उससे आप जब सबसे ज़्यादा सीखोगे वही सबसे जरूरी है। गाने सुनते हो? बहुत कम। बहुत कम? आप ट्रेनिंग करते हुए, जिम करते हुए गाने नहीं सुनते? भाई हमारा जो शेड्यूल होता है वो काफी हार्ड वर्क होता है, उस टाइम लीड वीड ऐसा होता है, बस इसको मतलब हटा ही दो तकरीबन। मेरे को लगा कि आपकी प्लेलिस्ट होगी बड़ी ऐसी हरियाणवी पंजाबी म्यूजिक की, एकदम ही हैवी, दोनों बैठ के सुन लेंगे थोड़ा सा। वैसे सुन लेते पर बहुत कम। चलिए ठीक है, दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। वी हैव रवि कुमार दहिया, प्लीज गिव योर विशेस एंड थैंक यू सो मच।